नमस्कार दोस्तों, आज के विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मौसम विभाग ने कह दिया है इस साल मानसून बिलो नॉर्मल होगा। ये बुरी खबर है और ये बुरी खबर ऐसे समय में आ रहा है जबकि खाड़ी में हो रहे युद्ध का प्रभाव हमारे कृषि और किसानों के ऊपर शुरू हो चुका है। अब ये दोनों तरह से, एक प्रकार से कहें तो अंग्रेजी में कहते हैं इसको डबल वार्मिंग, कृषि और किसानों के लिए डबल वार्मिंग, दो तरफा अटैक। तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा में शामिल हो रहे हैं हमारे साथ हमारे मित्र धनंजय सिन्हा, जो कि एक अर्थशास्त्री हैं। मुंबई में सिस्टमैटिक्स ग्रुप करके एक फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है, वहां के चीफ एग्जीक्यूटिव है और लगातार वो इन चीजों के ऊपर लिखते रहते हैं। आइए आज उनसे सुनते हैं कि खाड़ी में जो हो रहा युद्ध और अब हमारे पास जो ये खबर है कि मानसून बिलो नॉर्मल होगा, उसका क्या प्रभाव होगा। लेकिन धनंजय जी के पास जाने से पहले आपको मेरा गुजारिश फिर एक बार, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कीजिए। ये कार्यक्रम आप हमारे पर्सनल चैनल पर देख रहे हैं, आप सत्य हिंदी पर भी देख सकते हैं या सत्य हिंदी पर शायद देख रहे होंगे। तो अगर आपने सत्य हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वहां पर भी आप सब्सक्राइब करिए। अब चलते हैं धनंजय जी के पास। उससे पहले संक्षिप्त में हम थोड़ा सा ये बताना चाहते हैं आपको कि मौसम विभाग ने प्रेडिक्ट क्या किया है। मौसम विभाग का यह कहना है कि इस साल 35% प्रोबेबिलिटी है कि रेनफॉल जो है वो 90% से कम हो सकता है। 31% प्रोबेबिलिटी है कि 90 से 85%, 21 का प्रतिशत निकाला जा रहा है जो लॉन्ग पीरियड एवरेज है, यानी कि 1971 से लेकर 2020 तक हमारे जो रेनफॉल एवरेज है, जो कि 87 सेंटीमीटर माना जाता है, यानी कि पूरे भारतवर्ष में अगर आप जो बारिश के पानी को बिछा दे तो वो 87 सेंटीमीटर ऊंचाई तक आ जाएगा, यानी कि आपके कमर तक। वो होता है लॉन्ग पीरियड एवरेज। उससे 90 से 95% उसका अगर होता है तो उसको बिलो नॉर्मल माना जाता है। 96 से 104% होता है तो उसको नॉर्मल माना जाता है। 105 से 110 होता है तो उसको एबव नॉर्मल माना जाता है, जो कि पिछले साल हमारे साथ हुआ था। ये चार्ट में अगर आप देखें तो बिलो नॉर्मल और डेफिशिएंट का जो प्रोबेबिलिटी है वो मिलाकर हो जाता है 66%, यानी कि, और नॉर्मल या नॉर्मल से ज्यादा 34% प्रोबेबिलिटी, यानी कि काफी संभावनाएं हैं कि इस बार के मानसून खराब होंगे। उससे बड़ी बात यह है कि मानसून किस तरह से होंगे। जैसा कि आप ये चार्ट में देख रहे हैं, जो पीले रंग है और जो थोड़े लाल की तरफ जा रहे हैं वो बताते हैं कि यहां बिलो नॉर्मल या डेफिशिएंट होगा। और देखिए पूरा भारतवर्ष के लगभग सारे इलाकों में वही होने का आशंका की जा रही है। जो ग्रीन पैच है, हरा रंग का पैच है, जो कुछ गुजरात में कुछ जगह दिख रहा है, पश्चिमी राजस्थान में कुछ जगह दिख रहा है, तेलंगाना, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के कुछ जगह दिख रहा है, वहां पर नॉर्मल होगा। नॉर्मल से ज्यादा कश्मीर और उत्तर पश्चिम क्षेत्र में कुछ जगह होने की उम्मीद है। लेकिन आप अगर देखें मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र के कई प्रांत, बिहार, उत्तर प्रदेश, इन जगहों में जहां की बारिश के ऊपर किसान ज्यादातर डिपेंडेंट है, वहां पर बिलो नॉर्मल होगा। और डेफिशिएंट रेनफॉल का आशंका सबसे ज्यादा कहां की जा रही है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश, यानी कि वही इलाके जहां सबसे ज्यादा फूड ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं। तो निश्चित रूप से ना केवल रेनफॉल डेफिशिएंट हो रहा है, ऐसे क्षेत्र जो हैं जहां हमारा फूड ग्रेन प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है, वहां ज्यादा शॉर्टफॉल होने की संभावना है। अब हम चलते हैं धनंजय जी से, सुनते हैं वो इन चीजों को कैसे देखते हैं, इसके प्रभाव कृषि क्षेत्र पर कैसे देखते हैं। धनंजय जी बताइए।
तो आपने सही कहा राजेश जी। तो अभी आपके पास कोइंसिडेंटली दोनों फैक्टर जो है, जो हानिकारक है, जो मिडिल ईस्ट में जो भी लड़ाई और युद्ध चल रहा है, उससे जो इम्पैक्ट हो रहा है हमारे देश को, जो है आपका क्रूड प्राइस जो है वो $100 के आसपास हो गया है। पिछले साल वो औसतन $65 था। तो ये ऑलमोस्ट लाइक 50% की वृद्धि है। और इसके कारण जो है ऑल्सो इससे कारण ऑल्सो गैस की सप्लाई जो है वो भी इम्पैक्ट हो रहा है। तो बेसिकली कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो रहा है आपका फर्टिलाइजर प्रोडक्शन के लिए, शॉर्टफॉल हो रहा है फर्टिलाइजर का। और ऑल्सो ये जो एग्री केमिकल है, जो आप कीटनाशक और जो दवाइयाँ यूज करते हैं सोइंग के पहले, सोइंग के दौरान, और जो हार्वेस्ट सीजन की तरफ जाता है, वो सारा जो इनपुट है वो सारा चीज बढ़ सकता है, उनके दामों में वृद्धि हो सकती है। अलावे जो है, अगर जो IMD बोल रहा है कि 8% शॉर्टफॉल होगा, मतलब औसत औसत जो है रेनफॉल उससे कम होगा, वो जो है लास्ट ईयर से करीब करीब 6% एक्सेस था। तो बेसिकली 6% से 8% का गिराव, ऑलमोस्ट लाइक 14-15% का जो है वो वेरिएशन है ओवर लास्ट ईयर। तो इसके कारण जो है आपका जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उस पे इम्पैक्ट होगा, कि जो आपका जो नेट सोन एरिया है, सोइंग पे इम्पैक्ट होगा। तो जो अगर सोइंग पे इम्पैक्ट होता तो आपका प्रोडक्शन पे भी इम्पैक्ट होगा। अगर आपका जो यूरिया का और दूसरे इनपुट्स का जो यूसेज अगर कम होगा तो प्रोडक्टिविटी भी कम होगा, तो पर हेक्टर जो आपका उपज है वो भी कम हो सकता है। तो जो है आपका एकरेज और जो प्रोडक्टिविटी, दोनों के ऊपर इफेक्ट होगा। अलावे कि आपका जो है कॉस्ट जो है किसानों के लिए वो बढ़ जाएगा। तो दूसरा ये इसका इम्पैक्ट ये है कि जब शॉर्टफॉल होता है प्रोडक्शन का, मतलब कृषि उत्पाद का, तो कंजम्पशन उतना जल्दी घटता नहीं है, तो आपका इन्फ्लेशन बढ़ने लगता है। तो आपका जो है इन्फ्लेशन, कॉस्ट ऑफ लिविंग और खाने पीने की जो वस्तुएं हैं उनका जो दाम है वो एक तरह से मोमेंटम पकड़ लेता है ऊपर की तरफ। तो यानी कि इसके ना केवल ग्रामीण ग्रामीण क्षेत्र में चिंता की विषय है, शहरी क्षेत्र में भी इसका प्रभाव पड़ेगा। तो उपभोक्ता के लिए जो है, अगर आपका जो है आय इतना नहीं बढ़ रहा है जितना आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, और ये फूड मेजर कॉस्ट ऑफ लिविंग में आता है, स्पेशली ग्रामीण ग्रामीण क्षेत्रों में, तो इसमें क्या होगा कि आपका जो कंजम्पशन करने की, जो उपभोग करने की जो आपकी क्षमता है वो भी इफेक्ट हो सकता है। फार्मर को इससे फायदा होता है कि नहीं, वो इस पे निर्भर करता है कि अगर दाम बढ़ रहा है, फार्मर को शायद ना मिले, हो सकता है जो बीच में जो ट्रेडर हो वो होल्ड करने लगे, उससे कारण और एक्सेंचुएट हो सकता है आपका इन्फ्लेशन। बट फार्मर के पास इतना बेनिफिट आएगा नहीं, क्योंकि उत्पाद नहीं हो। तो बेसिकली जो मिडिल मैन है वो शायद इससे ज्यादा पैसा कमा लेता है, फार्मर के लिए बेनिफिट होता नहीं है। तो ओवरऑल जो है उपभोक्ता के लिए और किसानों के लिए, दोनों के लिए हानिकारक है जब आपका जो है मॉनसून शॉर्टफॉल हो और आपका जो है इनपुट जो है वो कम हो जाए, प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन हो जाए। तो ये दोनों जो है फैक्टर जो है वो किसानों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ऑफ कोर्स ये ब्रॉडर इकोनॉमी के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होगा। ये आप बहुत अच्छा बात बताए कि फार्मर को, किसान को जो है, अगर फूड प्राइसेस बढ़ता है तो उससे अक्सर ज्यादा फायदा नहीं होता है, क्योंकि वो फायदा दलाल, इंटरमीडियरी, ट्रेडर वो ले जाता है। अगर 100 रुपए से चावल का भाव 100 रुपए से 110 रुपए हो गया तो 10 रुपए में शायद किसान को 1 या 2 रुपए मिलेगा। लेकिन अगर 100 किलो उत्पाद के जगह अगर उसका 80 किलो उत्पाद होता है और ये 1-2 रुपए एक्स्ट्रा मिलता है, तो उसको तो घाटा फिर भी 10 रुपए का हुआ ना। जी यही जी यही तो कहानी है। तो यही है जी। जो आप कह रहे हो उत्पाद कम होने का शंका है, वो जी क्यों? वो क्यों? एक तो आपने कहा कि एकरेज कम हो सकता है। जी अगर बारिश ठीक ठाक नहीं आ रहा है तो फार्मर अपना उतना जमीन पे फसल नहीं उगाता है। नहीं उगा सकता है, करेक्ट। हाँ।
और दूसरा आपने साथ साथ ये भी कहा कि प्रोडक्टिविटी कम हो सकता है, वो क्यों? देखिए कृषि में क्या है कि जो फर्टिलाइजर है, इंसेक्टिसाइड है, जो किसान यूज करते हैं, हर्बिसाइड्स और सारा कुछ यूज करते हैं, इसमें सारा में जो है आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि आपका जो क्रूड प्राइस बढ़ रहा है, जो पास ऑन कर रहे हैं, शॉर्टेज होगा आपका, मतलब रैशनलाइजेशन हो रहा है सरकार की तरफ से, वो भी सप्लाई कम है तो मतलब ओवरऑल शॉर्टफॉल हो जाएगा आपका यूरिया का, और बेसिकली एनपीके का जो ओवरऑल है, डीएपी का जो सप्लाई है, और क्योंकि कॉस्ट भी बढ़ रहा है तो किसान उसको कम यूज करने लगेगा। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि पर हेक्टर में जितना यूज होता है उससे उसका प्रोडक्टिविटी निर्भर होता है। सोइंग आप कर दिए, उसके ऊपर अगर आप सपोर्टिव इनपुट्स अगर नहीं डालें तो आपका जो है प्रोडक्टिविटी वो डिक्लाइन हो जाएगा। अलावे ये भी है कि अगर फार्मर का इनकम पे इफेक्ट हो रहा है तो उसका जो ट्रैक्टर का यूज है, ट्रैक्टर भी यूज होता है ये जोतने के लिए, खोदने के लिए, जो खेत को जो जोतना पड़ता है उसके लिए भी यूज होता है, तो उसके कारण भी प्रोडक्टिविटी बढ़ता है। तो अलावे इसके ये भी हम देख रहे हैं कि जो लेबर इंटेंसिटी है कृषि क्षेत्र में वो बढ़ रहा है, पर हेक्टर नंबर ऑफ पीपल हु आर एम्प्लॉइंग गेटिंग एम्प्लॉयड इज इंक्रीजिंग। तो जो बढ़ रहा है तो उसको इनकम पर कैपिटा, पर फार्मर इनकम सपोर्ट करने के लिए प्रोडक्टिविटी बढ़ते रहना पड़ेगा, क्योंकि लैंड तो सीमित ही है। तो अगर आप इनपुट्स का यूसेज कम हो जाएगा और मैकेनाइजेशन जो है वो यूसेज कम है, ऑटोमेशन जो ट्रैक्टर का जो यूटिलाइजेशन कम है, तो उसके कारण आपका प्रोडक्टिविटी पे हानि हो सकता है। तो इसके कारण ओवरऑल प्रोडक्टिविटी जो फॉल होता है उसके कारण आपका जो है इम्पैक्ट आएगा। ओवरऑल इनकम जो फार्मर इनकम है उस पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो निर्भर जो फार्मर है एग्रीकल्चर में वो बढ़ रहा है। तो इस पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहेगा कि भाई जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम फैमिली, फार्मर इनकम, फैमिली के लिए जो इनकम है वो कैसे बढ़ रहा है, उस पे इम्पॉर्टेंट रहेगा कि जो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज है, सर्विसेज एक्टिविटीज है, या जो सरकार मतलब सरकार के तरफ से जो योगदान है वो कितना बढ़ रहा है। तो ये सारा चीज जो है काफी तरफ से ये लिंक्ड है। तो अगर ये मॉनसून शॉर्टफॉल और जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी अगर फॉल होगा तो ओवरऑल इनकम जो है फार्मिंग सेक्टर का, ओवरऑल रूरल इकोनॉमी का, वो घटने लगेगा। जैसे हमने आंकड़ा बताया था पहले कि 2018 में करीब 42% जो है वर्क फोर्स इंडिया का वो कृषि पे आधारित था और निर्भर था। आज के ज़माने में वो 46 से 47% हो गया है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में और जो मैन्युफैक्चरिंग फॉर्मल सेक्टर में, क्योंकि ऑटोमेशन हो रहा है, ओवरऑल जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन कम हो रहा है, जबकि आबादी और वर्कफोर्स बढ़ रहा है। तो जो है रूरल में डिपेंडेंस और एग्रीकल्चर में डिपेंडेंस बढ़ रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज रहेगा ओवरऑल रूरल इकोनॉमी और एग्रीकल्चर, ये फार्मर इकोनॉमी के लिए। ये आपने एक अच्छा आंकड़ा बताया कि कोरोना से पहले जहां 42% लोग कृषि के ऊपर निर्भर थे, आज के डेट पर वो बढ़कर 46% हो गया है। यानी कि शहरों में रोजगार नहीं बन रहा है, लोग वापस जा रहे हैं गांव में, और वहां गांव में कृषि के ऊपर दबाव बढ़ रहा है। और अब ऐसे हालत में अगर इस तरह से, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डबल व्हैमी, एक तरफ युद्ध का प्रभाव और दूसरे तरफ बिलो नॉर्मल मॉनसून का, ये तो बहुत बड़ा संकट पैदा करने जा रहा है। तो जो आपने कहा, अगर बारिश कम का शंका होता है तो जितने एरिया में किसान खेती करेगा वो कम हो जाता है। साथों साथ युद्ध के चलते जो कच्चा माल का दाम बढ़ने लगा है, तो उसका कहीं ना कहीं प्रभाव, वो 1 एकड़ में कितना फसल करेगा उसके ऊपर, उसका क्या उत्पाद होगा उसके ऊपर भी प्रभाव डालता है। अगर डीजल महंगा हो जाता है तो पानी पंप कम चलाना शुरू कर देगा।
अगर फर्टिलाइजर शॉर्टेज होता है तो प्रोडक्टिविटी अफेक्ट करेगा। और आपने जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज की, केवल ना फर्टिलाइजर, बहुत सारे और एसोसिएटेड जो केमिकल्स होते हैं जो पूरे सीजन में सपोर्ट करते हैं, उनका भी दाम बढ़ना शुरू हुआ। तो एक 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 नजर लेते हैं, एक क्रिसिल के रिपोर्ट है जहां ये कहा जा रहा है कि अगर ये जो तनावपूर्ण माहौल अगर 3 महीने तक 3 महीने तक नहीं, अगर ये 1.5 महीने के डिसरप्शन हो चुका है और अगर 1.5 से 2 महीने चलता है तो 10 से 15% फर्टिलाइजर प्रोडक्शन घटने का शंका की जा रही है। साथों साथ इंटरनेशनल मार्केट में यूरिया प्राइस जो है वो 50% बढ़ चुके हैं, अमोनिया प्राइस 24% बढ़ चुके हैं। अगर यूरिया प्राइस इस तरह से बढ़े, अमोनिया प्राइस बढ़े हैं और कच्चा माल बढ़ रहे हैं, कच्चा माल में सबसे इंपॉर्टेंट है गैस, तो जायज है कि फर्टिलाइजर प्राइस बढ़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ सरकार फर्टिलाइजर सब्सिडी देती है, तो इसका मतलब है कि जो बढ़ेगा पैसा उसका वो नुकसान सरकार को भरना पड़ेगा। वो 20 से 25 हजार करोड़ हो सकता है, ये अंदाज लगाया जा रहा है। लेकिन हमारी ये दिक्कत क्यों आ रही है? क्योंकि हमारा जो है कच्चा माल का आयात के ऊपर हमारा डिपेंडेंस जबरदस्त है। जैसे कि यूरिया देख लीजिए, 45% हमारा जो पूरा टोटल फर्टिलाइजर कंजम्पशन है उसका 45% यूरिया है, और यूरिया के अंदर 20% जो है वो कच्चा माल जो लगता है वो इंपोर्ट किया जाता है, और ये इंपोर्ट ज्यादातर ये अरब कंट्रीज से होते हैं। और साथों साथ सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप देखें, एक डायमोनियम फॉस्फेट जिसको कहते हैं, वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर है, और एक है एनपीके, नाइट्रोजन फॉस्फेट पोटास। तो ये लगभग 1/3 हमारा यूरिया के बाद, ये लगभग 1/3 हमारे फर्टिलाइजर प्रोडक्शन का शेयर होता है इनका। इनमें 1/3 कच्चा माल जो है वो भी आयात किए जाते हैं, और ज्यादातर वो आयात गल्फ कंट्रीज या अरब देशों से किया जाता है। फर्टिलाइजर प्रोडक्शन में जो इनपुट कॉस्ट होता है उसका लगभग 80% नेचुरल गैस होता है, और जैसे कि आप जानते हैं नेचुरल गैस का सप्लाई डिसरप्ट होने के कारण सरकार ने कुछ दिन तक कमर्शियल यूज ऑफ गैस के ऊपर रोक लगा दी। और उससे हुआ क्या, फर्टिलाइजर प्लांट्स में लगभग नॉर्थ इंडिया और ईस्टर्न इंडिया और वेस्ट इंडिया में 40% ऑपरेशनल कैपेसिटी कम कर दिया गया, यानी कि जो रेट पे चल रहे थे उसके 60% पे आ गए। खाली वही नहीं, इंडिया जो है इंपोर्टेड अमोनिया और फॉस्फोरिक एसिड के ऊपर भी काफी डिपेंडेंट है। तो देखिए ये कैसे चार्ट हमारा बताता है, लगभग 75 से 80% इंडिया का जो अमोनिया इंपोर्ट्स है वो अरब कंट्रीज से आता है। 60 से 65% हमारा जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस इंपोर्ट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट इनपुट है फर्टिलाइजर प्रोडक्शन में, वो वहां से आता है। 40% हमारा टोटल यूरिया और डीएपी इंपोर्ट्स भी वहीं से आते हैं। ये पहले 2 साल पहले 28% था, ये बढ़कर एक्चुअली 40% हो गया। तो अगर ये चीज ज्यादा देर तक चलते रहा तो ये इसका प्रभाव काफी भारी होगा, जो हमें धनंजय जी बता रहे थे अब तक, कि केवल ना मानसून, ये खाड़ी का युद्ध भी बड़ी बुरी तरह से प्रभाव कर रहा है। तो लेकिन हमारे पास क्या धनंजय जी फूड ग्रेन शॉर्टेज हो सकता है इसके चलते, या हमारे पास स्टॉक्स काफी है? देखिए, हमारे जो पिछले 2 साल में नॉर्मल मॉनसून रहा है, तो जो टोटल प्रोडक्शन रहा है वो लास्ट ईयर से मतलब पीक लेवल पे ही रहा है, मतलब बढ़ोतरी की तरफ ही है। तो अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2025 में देखें तो हमारा जो टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन है वो करीब 357 मिलियन टन्स जो है वो टोटल प्रोडक्शन रहा है। तो वो इसके पहले वाले साल से 7% की वृद्धि है, क्योंकि पिछले साल में 2024 में वो डेफिशिएंट मॉनसून था, तो उसके कारण प्रोडक्शन कम था। तो 7% था, लॉन्ग टर्म करीब 2.5% है।
और इस साल जो है दो FY26 मतलब जो साल गया है उसमें करीब 348 मिलियन टन का प्रोडक्शन है। तो प्रोडक्शन जो है कम हुआ है लास्ट ईयर, बट ऑल पुट टुगेदर आपके पास अभी भी जो सरकार के पास बफर है वो 95 मिलियन टन के आसपास है। तो ये जो है काफी हाई लेवल पे, और कोविड के बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था उसके बाद जो है ऑफटेक जो है सरकार की तरफ से कम हो गया, तो इन्वेंट्री लेवल जो है आपका उत्पाद ऊपर रहा और ऑफटेक कम हुआ तो इन्वेंट्री आपका ठीक ठाक है। तो मेरे हिसाब से तो शॉर्टफॉल होगा। मुझे लगता है कि अगर 15% 10% आपका जो है फर्टिलाइजर का सप्लाई कम हो गया और बाकी जो है रेनफॉल करीब 8% कम हो गया, तो ओवरऑल जो प्रोडक्शन है कैन फॉल बाय मोर देन 5% आई वुड से। और 5% के अराउंड तो डेफिनेटली हो सकता है कि दोनों प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन और एकरेज डिक्लाइन के कारण, दोनों के कारण हो सकता है। तो आपके पास बफर है जिससे आप न्यूट्रलाइज कर सकते हैं ओवरऑल इन्फ्लेशन पे, बट वो आपका जो है लास्ट ईयर काफी नीचे था। फूड इन्फ्लेशन जो सरकार अपना डेटा रिलीज करती है उसमें जो है डिक्लाइन था फूड इन्फ्लेशन, स्पेशली जो है वेजिटेबल और ये सब में। फूड ग्रेन में इतना ज्यादा गिराव नहीं था क्योंकि सरकार की तरफ से सप्लाई मैनेज होता है। तो मेरे ख्याल से वो बेस पे अगला साल जो इन्फ्लेशन काफी बढ़ सकता है, फूड इन्फ्लेशन। तो ये इसके बावजूद कि सरकार के पास बफर है तो फूड इन्फ्लेशन काफी इससे प्रभावित हो सकता है। तो फूड ग्रेन अवेलेबिलिटी को लेकर कोई उतना दिक्कत नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी नहीं फूड ग्रेन प्राइसेस जरूर बढ़ेंगे। और देखिए दूसरा चीज इंपॉर्टेंट है कि इसका जो प्रभाव अगले सीजन में भी होगा, क्योंकि अगर शॉर्टेज हो गया फूड ग्रेन में तो मार्केट में जो भाव है फूड ग्रेन का वो बढ़ सकता है और MSP के ऊपर आ सकता है। तो जब सरकार रन डाउन करेगी अपना बफर और उसका जो भरपाई नहीं होता है, अगर MSP के ऊपर अगर मार्केट प्राइस चला जाता है तो सरकार के पास माल आएगा नहीं, तो उसके कारण आपका बफर काफी रन डाउन हो सकता है। तो सब्सिक्वेंट पीरियड में आपका इन्वेंट्री कम है तो आपका फूड इन्फ्लेशन परसिस्टेंट हो सकता है। यानी कि खरीफ सीजन के बाद जो अगले साल जो रबी सीजन है तब भी हमें परेशानी दिखाई देगी, क्योंकि आपका जो है शॉर्टफॉल इन मॉनसून इस साल में आपका रबी सीजन पे भी असर करेगा, क्योंकि वाटर टेबल, रिजर्वायर का लेवल, वो सब पे भी इस पे मॉनसून के ऊपर निर्भर करता है। तो मतलब रबी सीजन का भी इम्पैक्ट हो सकता है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर 2-3 साल नॉर्मल मॉनसून होता है, अल नीनो इफेक्ट एक साल नहीं रहता, अगला साल अगर भी वो रिस्क बना रहता है तो फिर वो और कॉम्प्लिकेट हो सकता है। बट आज के तारीख में ये हम समझ ले कि एक ही साल का ये पूरा मामला है। हाँ, नहीं, एकदम आप सही बात कह रहे हैं, क्योंकि पिछले बार बहुत अच्छी बारिश हुई थी, तो रबी सीजन में हमारे बारिश उतना अच्छा खासा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी रिजर्वायर लेवल जो है वो बराबर रहा। तो वो हो सकता है अगले साल रबी सीजन के लिए ना हो। ये भी एक बहुत अच्छे बिंदु आपने उठाई। कुल मिला के कहानी जो लग रहा है कि जैसे हमने कहा था, दो तरफ से वार हो रहा है कृषि और किसान के ऊपर। एक वेदर गॉड ने कर दी बिलो नॉर्मल मानसून, और दूसरा जो खाड़ी में जो युद्ध हो रहा है उसके जो कच्चा माल के अवेलेबिलिटी और कीमतों के ऊपर जो प्रभाव पड़ रहा है उसके तहत वो किसानों को कहीं ना कहीं घाटा पहुंचाने का शंका है, और उसका ग्रामीण क्षेत्र में रूरल इनकम कम होगा। आपने जैसा कहा, रूरल इनकम कम होगा तो डिमांड कम होगा, डिमांड कम होगा तो ओवरऑल ग्रोथ जो है वो कम होगा। लेकिन ग्रोथ नंबर, ये सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे आपने कहा 42% की जगह आज के डेट पर 46% लोग कृषि के ऊपर निर्भर करने लग गए, यानी कि पूरा आधा भारत कृषि के ऊपर निर्भर है और कृषि क्षेत्र में क्या हो रहा है उसके ऊपर निर्भर है। तो उनके लाइवलीहुड का सवाल है। इसीलिए अगर सबसे किसी के ऊपर ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, हो सकता है इनडायरेक्टली पड़ रहा हो, जितना छोटे भी प्रभाव दिख सकता है, लेकिन वो छोटा प्रभाव उनके लिए बड़े प्रभाव है। हम यही आशा कर सकते हैं कि ये युद्ध कम से कम तो बंद हो जाए। मॉनसून का तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन सरकार कुछ कर सकती है। इसी बात पर हम अपना कार्यक्रम खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद धनंजय जी समय देने के लिए, और हमारे श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ रहने के लिए।
अगर हमारे बातचीत आपको अच्छा लगा है तो जरूर कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक शेयर करिए और अपने साथियों दोस्तों के साथ हमारे वीडियो को शेयर करिए। सत्य हिंदी को सब्सक्राइब करिए, हमारा पर्सनल चैनल राजेश महापात्र, वहां पर भी शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और फिर मिलेंगे बहुत जल्दी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.